नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। कल से जो है महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का उनके कार्यकाल का पहला विधानसभा अधिवेशन है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ती जी से कि विधानसभा का कार्यकाल फिलहाल बहुत छोटा है, 4 दिन का ही है, 6 दिन का है। तो उस पर क्या होने की संभावना है, विपक्ष कितना हावी रहेंगे और शिंदे जी का क्या भूमिका रहेगी इसमें, खासकर उनके ऊपर लोगों की नज़रें हैं। तो सत्ती जी आप बताइए कि जो 6 दिन का जो अधिवेशन है तो क्या लगता है कि क्या हो सकता है। एक बात तो ऐसी है कि अभी इन्होंने शपथ ली है जी। अभी भाई इनका वो पोर्टफोलियो जो है वो दिए गए हैं। अभी मंत्री तो जाके कुर्सी पर बैठे भी नहीं हैं जी। और ये भी अभी कुछ मतलब निर्णय लिए हैं उन्होंने थोड़े से। ऐसा कोई बड़ा निर्णय जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है ऐसा हुआ नहीं। कोई कांड भी इतने इसमें नहीं हुआ। कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा है। किसका? आर्य कॉलोनी का जो कारशेड है जो मेट्रो का, वो कंट्रोवर्शियल है। दूसरा बुलेट ट्रेन का जो है रातों रात जो उन्होंने पूरा फाइनलाइज कर दिया। ये दोनों सब्जेक्ट मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल है। इसके ऊपर कुछ हो सकता है। मगर ऐसा है कि वो फडणवीस और इनकी युति सरकार जब थी जी 14 से 19 जी, तो उस समय ये निर्णय लिए गए थे जब फडणवीस थे और शिवसेना उनके साथ थी। मतलब उद्धव जी मंत्री नहीं थे मगर वो सरकार के मार्गदर्शक थे वो। और बाद में ये 2.5 साल बीच का जो था उसमें उन्होंने पहले लिए हुए उनके निर्णय उन्होंने ही बदले। अब ऐसा है कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल में इन्होंने जो निर्णय लिए, शिवसेना भी साथ में थी जी, वो बाद में महाआघाड़ी ने बदले। अभी महाआघाड़ी ने जो लिए ये इन्होंने बदले। तो मतलब हिसाब बराबर का हो गया है कि आपको जब मौका मिला आपने बदला। तो उसके बारे में कंट्रोवर्सी करेंगे मगर उसमें कैसा है ना कि फडणवीस के साइड का पॉइंट ऐसा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। उन्होंने खाली बोला था कि अभी और पेड़ मत काटो। तो वो बोल रहे हैं कि हम पेड़ नहीं काट रहे। अभी परसों भी उन्होंने जो कटा था तो कट गया था वो सर। पूरा कटने के बाद ये कोर्ट चले गए कि भाई अभी काटो मत। तो वो बोलते नहीं। अभी तो परसों उन्होंने फोटो भी रिलीज़ की है कि हम लोग जो नीचे ये इसकी बारिश की वजह से ये आता है ग्रास आता है वो काट रहे हैं। मतलब वो सामान कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। ये करनी है और करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी उनको। तो वो मतलब इतना ज़्यादा चलेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि बुलेट ट्रेन का जो है सर, ऐसा है कि बुलेट ट्रेन जो है वो पहले सिर्फ मुंबई अहमदाबाद की बात चल रही थी जी। अभी ऐसा नहीं रहा। बुलेट ट्रेन सर जैसे राजधानी एक्सप्रेस दुनिया भर में मतलब भारत भर में जा रही है, वैसे बुलेट ट्रेन अभी यहाँ से चेन्नई जाने वाली है, नागपुर जाने वाली है, बिहार दिल्ली जाने वाली है, बिहार जाने वाली है, कलकत्ता वाली। अभी बुलेट ट्रेन ये ऐसा एक नाम हो गया जो फास्ट ट्रेन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा बुलेट ट्रेन के बारे में वो बोलेंगे तो पहले वो मराठी अस्मिता से जोड़ रहे थे कि भाई अहमदाबाद और गुजरात का आक्रमण होगा। अभी क्या बोलेंगे भाई नागपुर भी जा रही है, कोल्हापुर भी जा रही है, चेन्नई भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है, कलकत्ता भी जा रही है। तो ऐसा आप अभी बोल नहीं सकते कि भाई गुजरात है। आपको फास्ट ट्रेन चाहिए कि नहीं? प्लेन सबको परवड़ता नहीं है, बुलेट ट्रेन परवड़ेगी ना, थोड़ा तो उनको दिलासा मिलेगा। और फास्ट ट्रेन ये दुनिया भर में है सर। उसको अभी बुलेट ट्रेन नाम से बदनाम किया गया है। असल में हमारे तेज एक्सप्रेस जो है सब वो ऐसे ही जाते हैं। तो वो मुद्दा भी इतना ज़्यादा गरमाइएगा नहीं। देखो कोई करप्शन का चार्ज है तो वो होता है। वो राठौड़ के बारे में अगर बोलेंगे तो महाआघाड़ी सरकार के ही कार्यकाल में उसको क्लीन चिट मिला है। उसको क्लीन चिट मिला है, इन्होंने नहीं दिया। वो तो वो बोलेंगे भाई आपकी पुलिस थी, आपका ही गृह मंत्री था, तब आपने उसको क्लीन चिट दिया है। तो अब उसको खाली उसने पार्टी बदली करके आप टारगेट नहीं कर सकते। तो वो मुद्दा भी ज़्यादा चलेगा नहीं। फिर ऐसा है कि फडणवीस के पास अभी गृह खाता है तो उन्होंने अभी सबकी फाइलें कलेक्ट करना चालू किया है। वैसे किरीट सोमैया के पास है ही सबकी फाइलें। तो जैसे ही इनमें से कोई ज़्यादा तकलीफ दे रहा है ऐसा लगेगा उनको तो अजीत दादा हो या अनिल परब हो, कोई भी हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का, उसकी फाइलें लास्ट टाइम भी उन्होंने ये सब फाइलें फडणवीस जी ने निकाली थी। अभी शिवसेना के जो लोग इनके साथ आए हैं उनकी फाइलें भी निकालने वाले किरीट सोमैया और फडणवीस ही थे। और उनके पास ऐसी यंत्रणा मंत्रणा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सबकी फाइलें उनके पास है। तो कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई ठीक है आप जो कर रहे हैं। तो क्या सर सरकार ये फाइलों से चलेगी अब
कि तू बोल मत कुछ, नहीं तेरी फाइलें खुलेगी। नहीं सर, कैसे इसमें तो सर महाराष्ट्र, इसमें तो लोगों का नुकसान होगा। बोलने की जरूरत नहीं है सर, लोगों का कुछ नुकसान नहीं इसमें लोगों का क्या नुकसान है भाई? उसने कुछ किया है, उसके बारे में आपस में इनकी ये है, वो जब निकालते कब निकालते। अभी देखो, लोगों के नुकसान की हम बात करते हैं, मगर जब तक संजय राउत महाआघाड़ी के खिलाफ बोल नहीं रहा था, भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा था, तब तक उसका 12 साल से चल रहा था ना, 12-13 साल हो गए, 13 साल में कुछ नहीं किया। किसका नुकसान हुआ? उसने 10 गुंठे की ज़मीन ले ली, उसका पैसे का कुछ व्यवहार हुआ, 10 साल कुछ हुआ नहीं। जब उसने बीजेपी के खिलाफ बोला, उसको उठा के जेल में डाल दिया। अभी नुकसान हुआ तो संजय राउत का हुआ, पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं है। वो 10 गुंठा इसके पास रहे या उसके पास रहे, पब्लिक को क्या लेना है? 10 गुंठे में जाके क्या पब्लिक रहने वाली है? क्या नहीं रहेगी, कोई लेना देना नहीं है उनका। उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी था, वो किया उन्होंने। तो ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं इनके पास। और दूसरी बात सर, एक याद रखो कि ये जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग हैं, वो ज़्यादा फडणवीस और इनको लेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक जो ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट की यंत्रणाएं हैं, वो अभी पहले तो इनके पीछे लगी थी, राष्ट्रवादी और शिवसेना। अभी जो ये करेगा उसके पीछे वो लग सकती है, चाहे वो एनसीपी का चाहे कांग्रेस का हो। हाँ, उनके पीछे अभी कांग्रेस वाले बचे रहे अब तक। तो उनके वैसे तो उनका ऊपर का भी, मतलब सोनिया को बुलाते हैं ईडी वाले, यहाँ पे कोई किसी को इतना फंदे में नहीं, तो वो उनको चालू कर सकते हैं। और वो नीति है, क्योंकि इन्होंने भी सर देखो, अभी कल मेरे को एक ने बोला कि आप संजय राउत के बारे में इतना बोलते हैं। वो बोला अर्नब गोस्वामी वो अपना रिपब्लिक का, उसको ये तुम्हारे यही लोगों ने उठा के पटक के लेके गए, जेल में डाला। हाँ, और करने वाले यही वो जो बाद में जो भ्रष्ट करके निकले, मर्डर केस में भी अंदर है अभी, वही थे ना, सचिन वाजे वगैरह वही थे, परमवीर सिंह था, तो वही थे ना। तो उस समय तो आप उनकी साइड लेके बोल रहे थे। तो अर्नब को अगर उठा के पटक के लेके गए और जेल में डाला, उस समय अनिल जी आपने संजय का साइड लिया। अब संजय को वही अभी कुछ नहीं, जो इन्होंने इनके लिए किया वो कर रहे हैं। उन्होंने कंगना को नोटिस दिया, घर तोड़ा, ऑफिस तोड़ा। हाँ, अभी वो राणे का ये कर रहे हैं। मतलब महाआघाड़ी ने भी कुछ कब की नहीं। तो ये हम अभी इसके अंदर जाने की बात करते हैं। नीतीश राणे को किसने अंदर रखा? कौन सी सरकार ने रखा? महाआघाड़ी सरकार ने रखा ना। 3 दिन रहा कुछ अंदर, जेल में था वो। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री होते हुए उसको भले कितना मिनट डाला वो छोड़ो, अरेस्ट तो किया। ये सब तुम्हारे पाप है। वो अभी बाप बन के तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे ना। तुम कौन से मुंह से बोल रहे हो? अभी तुम बोल रहे हो कि संजय को डाला, तुमने अर्नब को डाला। तुम बोल रहे हो नारायण राणे के घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुमने कंगना का घर तोड़ने की कोशिश की। तुम बोल रहे हो इसको पटक किया, तुम बोल रहे हो नीतीश राणे का भी किया। मतलब तुम कोई पाप एक दूसरे के धुले नहीं हो तुम। देखो, पवार साहब पहले के ज़माने में हमेशा बोलते थे कि भाई तुम्हारी सरकार है तब तुम चलाओ, तुम्हारे ढंग से चलाओ, हम बाद में उसके लिए ये नहीं करेंगे, शोर मचाएंगे नहीं। हमारी सरकार आएगी उसके बाद आपके आते हैं तो भी नहीं। वो मनोहर जोशी तक टिका। मनोहर जोशी 95 में आए तो मैं उनका मीडिया का बहुत काम देखता था। तो मैंने बोला कि इनके बहुत सारे फाइलें आ रहे हैं आपके पास, सुना? बोले आ रहे हैं। मगर मैं पवार साहब के दोस्त है, तो पवार साहब से मैंने बात की कि भाई ऐसे ऐसे। वो बोले तुमको क्या लेना देना है, तुम क्यों करोगे, तुम्हारी भी फाइलें बाद में आने वाली है। क्योंकि बाला साहब जो तुमको बोलते हैं काम करने के लिए, या प्रमोद महाजन बोलते हैं, उसमें भी ऐसा है कि। तो मनोहर जोशी ने बोला कि मैं पवार साहब से मिला, बोला ऐसी फाइलें है। वो बोले देखो, राज्यकर्ता ने कभी भी गढ़े हुए मुर्दों को उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भी मुर्दे एक दिन मुर्दे रह जाते। तो उन्होंने कोई इंक्वायरी, भले आने के बाद गोपीनाथ मुंडे ने तो कितना बातें किए था। मनोहर जोशी के साथ गोपीनाथ मुंडे थे ना, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री थे, कितनी बातें की। मतलब वो दाऊद को खींचते हुए लाने वाली बात तो छोड़ो, पर महाराष्ट्र के भी मंत्रियों के, अभी देखो इसका निकालता हूँ, वो खैरनार से लेके सब पवार साहब के पीछे पड़े रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ क्या। तो मनोहर जोशी ने उनको बोल दिया कि बोलने तक ठीक था, अभी कुछ करो मत, कल अपने को भी सत्ता से जाना है जी।
तो वो शानपना जो था वो दिखा रहे थे। अब मेरे को एकनाथ जी शिंदे के बारे में ऐसा लगता है कि वो बीजेपी में संजय अपना ये तुम्हारा किरीट सोमैया वगैरह जो है वो थोड़े एग्रेसिव है, फिर भी अभी देखो उनको भी शांत किया गया। फडणवीस को मालूम है कि अभी हम लोग अशांति फैलाएंगे तो सरकार हमारी है, तो सरकार ही हमारी है, हमको ही जवाब देना पड़ेगा कि भाई तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की। और फिर हमने जिनको बचाया है बीजेपी में आने के कारण, जिन लोगों के पाप जो किरीट ने ही दिखाए थे उनको अभी हमने शील्ड किया है, उनके लिए हम कुछ कर नहीं रहे। तो ये मुद्दा तब आएगा जब हम और इनके ऊपर आरोप लगाएंगे। तो वो भी अभी सर देखो, मेरे को कल ही एक नेता ने बताया कि फडणवीस और शायद ये गोप्यस्फोट होगा, फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में बात हो गई फ़ोन पे, और उद्धव ठाकरे ने उनको बताया ऐसा कि जे झालं ते झालं, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अभी हम ना आपको किसी परेशानी में डालेंगे और आप भी अभी हमारे पीछे विच हंटिंग, ऐसा शब्द उन्होंने, विच हंटिंग मत करो, हमारा भी कोई ये करने का कोशिश मत करो, शांति से रहते हैं, आप सरकार चलाओ, मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगा। अभी मेरे जितने टूटने थे वो सब टूट गए हैं, अभी नए सिरे से जो टूटने वाले वो टूटेंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सत्ता गई है और कांग्रेस और राष्ट्रवादी का भी मुझे भरोसा नहीं है। तो आप अभी हम आज नहीं तो कल शायद हो सकता है कि हम फिर एक हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा व्यवहार खराब मत कीजिए। हाँ, ऐसा फडणवीस को उद्धव ने बताया, तो उन्होंने सीज फायर का ऑफर किया। और फडणवीस बोले की तुम्ही शांत राहिला तर मुद्दाम आम्हाला खोड्या काढायची काही गरज नाही। खोड्या शब्द नाही वापरला, काहीतरी दुसरा वापरला की तुम्ही जर मुद्दाम आमचं काही हे करायला नाही गेला तर आम्हालाही तुम्हाला मुद्दाम हे करण्याची, त्रास देण्याची इच्छा नहीं। मतलब ये सीज फायर हो गया है सर, ये सीज फायर हुआ, ये न्यूज़ कहीं नहीं आई अभी, क्योंकि मेरे को भी ये न्यूज़ अभी आप आने से पहले ही मिली है किसी, शायद इसीलिए एक हफ्ते से एक दूसरे का वार्तालाप मेरे ख्याल से कम हो गया था, खासकर संजय राउत को जाने के बाद तो और भी कम हो गया एकदम। हाँ, और ऐसा है कि संजय राउत के बारे में और कई बातें हैं, मगर सर अभी जाते जाते मैं बोल देता हूँ कि पिछले 4 दिन से उसका भाई सुनील राउत उद्धव जी को मिलने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन से उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, नहीं मिल रहे। कैसे है ना, सुनील संजय जी को मिलता है जेल में, बातें होती हैं, तो संजय जी ने कुछ बताया होगा उसको कि भाई ये जाके बता दो, तो वो सुनाने के लिए, बताने के लिए इसको मिलना है उनको। 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं मिलने की, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनके साइड वाले भी फ़ोन उठाते तो बोलते साहब को बोल दिया है, उद्धव जी ने बोलले, साहेबांना बोललं तुमचा फ़ोन आला होता, ते करतील योग्य वेळी कब आएगा मालूम नहीं। अभी 4 दिन से वो कोशिश कर रहा है, और उठ के ऐसा मातोश्री में नहीं जा सकता, वो बिना अपॉइंटमेंट नहीं जा सकता। दूसरी एक बात उसको ही बताया गया, वो बोले कि आप हो सके तो फ़ोन मत करो। तो वो बोला क्यों, मुझे कुछ मिलना है उनसे। तो बोले नहीं, आपका भी फ़ोन टैप होता है, हमारा भी होता है, तो अभी उनका जो झंझट चल रहा है उसमें आप हमको भी खींच लेके आएंगे। सर ये बातें बता रहा हूँ मैं, कितनी स्फोटक बातें हैं। तो अभी सुनील को जाके ही मिलना पड़ेगा, वो भी विदाउट परमिशन, विदाउट अपॉइंटमेंट, ऐसा लगता है। और ये भी कितनी बुरी बात है। तो ये दिखाता है कि वो अभी सर देखो, उन्होंने संजय के पीछे से अपना हाथ हटा लिया है उद्धव। तो इसका मतलब ये है कि अभी संजय तो बेचारा अंदर है तो बोलेगा नहीं, और ये भी नहीं बोलेंगे। और आदित्य भी अभी जो बातें करेगा ना, अभी वो जाएगा ना, तो किसी का भी नाम नहीं लेगा, आप लिख लो। सीज फायर हो गया है तो वो जनरल में बंडखोर बोलेगा, उसमें से किसी एक का नाम लेके नहीं बोलेगा। जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा उधर भी उसका नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने जो मॉब खड़ा है वो अगर 10 है तो 1000 वो आदमी के पीछे है, उसके लिए भारी पड़ेगा। ये महाराष्ट्र का दौरा वो कर रहा है, मगर उसको मालूम पड़ेगा कि हम किधर हैं भी नहीं। तो मेरे को लगता है अभी सब मिला के ये थोड़ा एक तहकुबी, एखादा स्थगन प्रस्ताव, एखादा तुम्हारा बहिष्कार कि सभागृह स्थगित, ये सब नाटक होना चाहिए, वो होगा। हो सकता है ये भी वो विनायक मेटे एक्सीडेंट के बाद पूना एक्सप्रेस हाईवे का भी कुछ मुद्दा उठे वहाँ पे। हाँ, वो तो सरकार ही खुद उठाएगी जी, सरकार ही खुद उठाएगी, एक्सप्लेनेशन देगी क्या क्या वो मेजर्स अभी ले रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में देंगे। अभी ये 8 समितियाँ जो करे उसका अहवाल भी रखेंगे, क्योंकि सर विनायक राव मेटे उनके भी दिल का आदमी था। देखो, विनायक राव मेटे का एक बात मैं अभी उनके बारे में अलग से नहीं बोल रहे, मगर अजात शत्रु आदमी था।
उसने किसी से शत्रुत्व नहीं किया, किसी से दुश्मनी नहीं की। हर पार्टी के लोगों से अच्छा, हर पार्टी के लोगों से उच्छ्वास का संबंध था। मेरे को नहीं लगता कोई उसका शत्रु था। वो मराठा कॉज के लिए जो काम कर रहा था ना, वो एक ऑनेस्ट वर्कर थे, कार्यकर्ता थे। तो मेरे को नहीं लगता है वो अपघात था। अपघात के बाद उनको टाइम पे मदद नहीं मिलने के कारण ये हो गया। तो बचाया जा सकता था, घातपात हुआ है, अगर ऐसे बोलना है तो हाईवे अथॉरिटी को मैं बोलूँगा कि उन्होंने घातपात किया कि 2 घंटा उनको मदद नहीं। मगर ये शांतिपूर्वक अधिवेशन 6 ही दिन का है। 6 दिन ऐसे देखते देखते गुजर जाएंगे और रोज़ शाम को इनके खाना, भोजन, चाय पीना ये चालू रहेगा। और सभागृह के अंदर जो झगड़ेंगे वो शाम को एक साथ बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद शक्ति जी। तो हमारा विषय यही था कि जो महाराष्ट्र का अधिवेशन जो कल शुरू होने जा रहा है वो कितना अग्रेसिव रहेगा और कितने उसमें लिमिटेशन रहेगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।